फॉर्मेट थ्योरम बता रहा था ना तू। एक ही बार p माइनस वन इज वन मॉड भी याद रखना है फॉर्मूला, इसी से ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, जनरेट होता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि a और p क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम के लिए क्या कंडीशन होती है कि उन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ये चीज याद रखना। अब जैसे ये देखो फॉर्मूला, अगर तुम्हें डायरेक्टली पूछ ले कि 3 की पावर 5 4 को अगर मैं मॉड 5 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो ये 3 और 5 एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। और ये फॉर्मूला क्या होगा, p माइनस वन हो जाएगा यहाँ। हाँ हाँ हम्म, 5 तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि अगर फर्मिस थ्योरम होता है तो क्या होता है, ठीक है। ओके। अब जैसे इसको भी कर सकते हो तुम, तुम्हें दिख रहा है ना, अगर इन दोनों में एक का डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या होता है, फर्मिस थ्योरम होता है, ठीक है। वैसे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हारे पास तो वो क्या होता है, कैलकुलेटर होगा ही होगा, तो डायरेक्टली कर लेना। लेकिन अगर तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले तो मैंने तुम्हें सोल्यूशन बता दी, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अगर ये ऐसा हो 6 की पावर 12 मॉड 11 हो, इतना बड़ा नंबर हो, तो कैसे करोगे। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। देखो 6 की बार 8 और 6 की बार 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 की बार 12 बन जाएगा, है ना। हाँ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब मैं a इंटू बी को मॉडर्न करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a मॉडर्न इंटू बी मॉडर्न का होल मॉडर्न, ये याद है मैंने तुम्हें बताया था सबसे स्टार्टिंग में। हाँ। तो यही हमने क्या किया यहाँ पे, 6 की बार 8 मॉड 11, 6 की बार 11 मॉड 11। अब ये वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल होता है। अगर इसको भी और छोटा करना चाहते हो तो तुम 6 की बार 2 और 6 की बार 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो तुम इजीली तुम उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे कभी भी अगर बड़ी पावर्स होगी तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है छोटी छोटी पावर्स में, सबके साथ मॉड 11 लगाना है, मॉड लगाना है, और एंडिंग में आंसर निकाल के दे देना है। ये तुम्हारा क्या है, याद रखना है इस चीज को, क्योंकि कैलकुलेटर में भी अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके। बाकी गूगल तो है ही। ठीक है, अगला यूलर स्टूडेंट फंक्शन, ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ऊपर वाला 6 10 और 11 जो है हाँ, उसका कैसे किया, वो पूछ रहा था। अभी उसका बताया ना मैंने कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कौन सा थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम डायरेक्ट है, अभी तो फॉर्मेट दिखाया थ्योरम है। था। p, और यहाँ पे अगर p माइनस वन होगा तो तुम डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो, अगर ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, 6 और 11 आपस में कोप्राइम है ना, हाँ। ठीक हाँ है। तो ये चीज होती है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कर लोगे, लेकिन यहाँ पे देखो फर्मेस थ्योरम नहीं लगेगी यहाँ पे, तो तुम्हें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, अभी समझ आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है, हाँ समझे। उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके कर सकते हो। अगर तुम्हें वो भी नहीं करना है ना, तो इसको और सिंपल बताऊं, सिंपल अभी तुमने देखा, इसको तुम 6 की पावर 10 मॉड 11 इंटू 6 की पावर अबे क्या हुआ, सॉरी। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इसको मैं हाँ। इस वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पावर तो डिवाइड ही करनी है मेरे को, तो इसको मैं 6 की पावर 10 मॉड 11 इंटू 6 की पावर 2 मॉड 11 तो लिख ही सकता हूँ ना हमेशा। हाँ। हाँ। हाँ हाँ और 6 की बार 10 मॉड 11 की वैल्यू तो मेरे पास है ही, 1 हो गया। वन और 6 की बार 2 मॉड 11 की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा मेरे को। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ, नॉर्मल तो है। तो वो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम कैसे करोगे। अब मैंने तो इसमें बता दिया मेरे को जैसे दिखा, लेकिन तुम्हें वहां सोचना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि वहां पे तुम्हें दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया और यहाँ पे 12 दे दिया, और तुम उसके 11 6 की बार 11 मॉड 11 मॉड 12 करने लग जाओ, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वो कोप्राइम होना चाहिए नंबर, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, इस कंडीशन को याद रखना, वो कोप्राइम नहीं लगेगा। तो अगला, अगर को प्राइम नहीं होंगे तो नॉर्मली जो लाइक हाँ, तो नॉर्मल फिर जैसे। तुम्हें डिवाइड डिवाइड कर करके ऐसे ही फॉर्मूले से कन्वर्ट करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। ओके। अब अगला यूलर स्टॉर्टन फंक्शन की बात करें, तो यूलर स्टॉर्टन फंक्शन फाई ऑफ एन लिखा जाता है इस चीज को, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये कोई नंबर है एन मेरे पास, तो इसका अगर मैं फाई ऑफ एन निकालने की कोशिश करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी, कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके n माइनस वन के बीच में जो इसको कोप्राइम है एन के, समझ रहे हो। जैसे मैं 4 ले रहा हूँ तो फाइव ऑफ 4 लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैं 1 से लेके n माइनस वन, मतलब 1 से लेके 3 तक जाऊंगा और देखूंगा कौन कौन से नंबर्स हैं जो 4 के लिए कोप्राइम है। जैसे 1 कोप्राइम हो गया, 3 कोप्राइम हो गया, 2 कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी इसकी, 2 आ जाएगी, तो फाइव ऑफ एन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो समझ आया कैसे फाइव ऑफ एन निकाला जाता है। हाँ, लाइक उस हाँ नंबर से पहले तक के जितने भी को हाँ, प्राइम्स होंगे उसके ठीक है। साथ। अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो तुम्हें बहुत बड़ा नंबर दे दिया फिर तुमसे पूछे फाइव ऑफ एन निकालो, तो वैसा नहीं आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है कि जैसे देखो, कोई अगर मैं
प्राइम नंबर लेता हूँ तो उससे सारे जो छोटे नंबर्स होंगे वो उसके क्या होंगे, ऑब्वियसली को प्राइम होंगे। नॉर्मली सोचो, नहीं क्या क्या बड़ा अगर नंबर? मैं यहाँ पे प्राइम नंबर लेता हूँ n को, तो उससे छोटे जो नंबर्स होंगे एक से लेके p-1, वो सारे इस नंबर के क्या होंगे, को प्राइम ही तो होंगे। यस 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 यस, नो लॉजिकली बात है कॉन्फ्लिक्ट, तो नो कॉन्फ्लिक्टिंग। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे तुम्हारा प्राइम नंबर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 ही आ जाएगी। हम्म, तो बस अगर मैं फाई ऑफ p लिखता हूँ, अगर अगर मेरा p प्राइम नंबर है तो ये क्या बन जाएगा, p-1 बन जाएगा। हाँ और q लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, q-1 बन जाऊंगा। तो अगर मैं n को ऐसे दो छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर सकूं जो मल्टीप्लाई करके n दे रहे हैं, तो फाई ऑफ n निकालना क्या हो जाएगा मेरे लिए, इजी हो जाएगा। हाँ तो ये चीज याद रखना कि अगर मेरे को किसी नंबर का फाई ऑफ n निकालना है तो उसके लिए मेरे को दो प्राइम नंबर्स में डिवाइड करूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वरना मेरे को 1 से लेकर n-1 वाले सारे निकालने पड़ेंगे। तो ये यूलर्स टोटेंट फंक्शन याद रखना। अब यूलर्स थ्योरम भी पूछते हैं। यूलर्स थ्योरम क्या होती है कि अगर a की पावर में मैं फाई ऑफ n लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, 1 mod n बन जाएगा। ये भी याद रख लेना। नहीं, ये नहीं समझा, ए की पावर में फाई एन लिखेंगे, ओके। हाँ, ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब n समझ जो गया। है तुम्हारा, देख मैं चल इसको सिंपल समझा सकता हूँ कैसे है। ठीक है, n क्या है तेरा, प्राइम नंबर है। इन्होंने अगर मैं एजम्पशन लेते हैं कि n जो है मेरा प्राइम नंबर है, तो फाई ओके। ऑफ n क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। हम्म, तो ये क्या वापिस कौन सा थ्योरम बन जाएगा, अच्छा वही फॉर्मेट थ्योरम ही है। फर्मस थ्योरम बन जाएगा। तो इसीलिए इसको फॉर्मली डायरेक्टली लिखा जाता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता। ये होते हैं कि a और n आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। कंडीशन यही होती है कि अगर कहीं पे भी तेरे को फॉर्मूला लगाना है तो वो दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम होने चाहिए, तो यही वैल्यू आएगी उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो वैसे ही अगर यूलर्स थ्योरम से बोल दिया ये तो बकवास क्वेश्चन था, ये हटाओ। ठीक है, तो अगली बात की जाए यूक्लिड्स और यूक्लिड, बकवास। ठीक है, ये कुछ नहीं, यूक्लिड थ्योरम कहीं पे भी आए ना, अगर यूलर आता है तो वो हमेशा फाई ऑफ एन से रिलेटेड रहता है। अगर यूक्लिड आता है तो वो हमेशा जीसीडी से रिलेटेड होता है। यूक्लिड ने जीसीडी का फॉर्मूला दिया था कि कैसे मैं जीसीडी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं याद रखना कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी दे रहा हूँ, वैसे आएगा नहीं, वैसे तुम इजीली निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे किया था इसने। कुछ नहीं करना, इसको छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो और छोटे वाले नंबर को आगे लेके आ जाओ। समझ रहे हो, जैसे 40-20 था तो छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखा यहाँ पे, और छोटे वाले नंबर को आगे लेके आ गए। ये चीज समझ आई। हम्म, तेरा ऑडियो शायद गया है। हाँ, तो कहाँ तक आ गया था, यूक्लिड्स थ्योरम बता दी थी ना मैंने, ये समझा दिया था ना, ये एग्जांपल समझा दिया था। नहीं, ये वाला समझा दिया था, 40-20 वाला। हाँ वो समझा दिया था। ठीक है, तो 36-10 का करना है तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले 10 वाले को क्या लिखूंगा, आगे लिखूंगा, और पीछे क्या लिखूंगा, 36 और 10 का मॉड लिख दूंगा। तो 6 आ गया। अब 6 वाले को आगे लेके आ जाऊंगा, पीछे का लिख दूंगा, दोनों का मॉड लिख दूंगा। फिर ऐसे आगे लेके आ जाऊंगा और पीछे का लिख दूंगा, दोनों का मॉड। 0 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 2 हो गया। समझ आ गया, जीसीडी। हाँ, ठीक लाइक है। जो फर्स्ट पैरामीटर आएगा वो जीसीडी। हम्म, स्टैंडर्ड यूक्लिडियन थ्योरम, ये भी उसी के लिए दिया है यार उन्होंने, क्या बोलते हैं, जीसीडी निकालने के लिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मैं बता देता हूँ, इसके एग्जांपल समझा देता हूँ करते कैसे हैं। देखो, अगर बोल दे कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम से एस और टी की वैल्यू निकाल लो, कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी निकालो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एस कॉमा टी, तो कैसे करते हैं, ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम का प्रोसीजर है पूरा। ठीक है, तो क्या चीज की जाती है, 161 है और 128 है, तो सबसे पहले मैं R1 और R2, R1 मेरा बड़ा वाला नंबर होगा और R2 मेरा छोटा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये चीज समझ रहे हो ना, ये क्या लिखा है कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास आ जाए और उससे क्या रिमाइंडर छूट जाए। ये चीज समझ आई ना, ये वाली चीज। अटक गया हूँ क्या मैं। नहीं नहीं, अटका नहीं है, देख रहे हैं। अच्छा, अरे कुछ नहीं आर है। वन जो है बिगर नंबर है, आर टू जो हाँ स्मॉलर नंबर है, और हाँ, आर तो टू ओके। तो अरे मतलब आर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक नहीं है। नहीं, नॉर्मली सोचना, अगर मेरे को अगर निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 28 इंटू सम नंबर प्लस आर इज इक्वल्स टू 161 लिखूंगा। ये चीज यस समझ आ यस रही है। यस। बस उसको घुमा के लिख दिया कि आर इज इक्वल्स टू R1 माइनस 28 इंटू सम नंबर। ठीक ओके, है, बाकी चीज तो सेम है, 28 इंटू सम नंबर प्लस आर इज इक्वल्स टू R1। अब समझ आया। हाँ? समझ आ गया।
ठीक है, तो ये इक्वेशन समझना है सबसे पहले। ये इक्वेशन समझ आ गई, फिर कुछ भी नहीं रह गया, बस इधर से तुम्हारी क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू आ गई। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे R1 और R2। तो पहली क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। इसके हिसाब से वो देख लोगे तुम, तो तुम्हें दिखेगा कि पहली बार 5 ही आ रही है, उसकी रिमाइंडर देखोगे तुम। ठीक है, इतना ये वही समझ आ वाला गया? मेथड है ना जो पीछे भी यूक्लिड वाला है, ये एक्सटेंडेड डिवाइड करना यूक्लिडियन है। थ्योरम है, जिसमें हम एस और टी की वैल्यू भी निकालते हैं जबरदस्ती। अगर आ गए एमसीक्यू में तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एस और टी की कैसे निकाली जाती है, बस बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा आने के अच्छा, चांसेस बहुत कम है, लेकिन सुन लो, बस ये बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है है, ठीक है ठीक है। तो पहले R1 R2 समझ आ गया। ये Q की वैल्यू समझ आई, कैसे आई, यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब S1 और S2 याद रखना, उनकी इनिशियल वैल्यू होती है 1 0। T1 और T2 उनकी इनिशियल वैल्यू होती है 0 और 1, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो, मनीष, हाँ बोलो यार। एक बार रिपीट कर दे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जल्दी जल्दी, और टाइम कहाँ नहीं तक, लगा। कहाँ से स्टार्ट करना था? एक्सटेंडेड वाले में जो तुम ये बता रहे थे ना, ये बस प्रोसेस एक बार बता दो। अच्छा, ये चीज समझ आ रही थी, R इज इक्वल्स टू R1 माइनस क्यू इंटू R2 कैसे लिखा है मैंने? नहीं, मैंने सुना ही देखो नहीं। देखो, अगर मेरे को 28 को अगर 161 के अंदर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 28 इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 161। ये तो नॉर्मली अगर मैं सोचता हूँ तो ऐसे ही लिखूंगा ना इस चीज को। हाँ 28, तो मैंने क्या किया, बस उसको उस साइड शिफ्ट कर दिया। तो देखो इस चीज को, 28 इंटू सम नंबर प्लस R इज इक्वल्स टू हाँ R1। तो बस वो उस साइड शिफ्ट किया और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा R1 जो होगा बड़ा वाला नंबर होगा, R2 तुम्हारा छोटा नंबर होगा। बस यहाँ से अच्छा Q की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे, बस ये समझना, बाकी कुछ भी नहीं रह गया। अब देखो अच्छा S1 और S2, S1 और S2 की बात करें, हमेशा इनिशियली ये 0 होते हैं, 1 0 होते हैं। T1 T2 हम्म, 0 और 1 होते हैं, इनिशियली वैल्यू याद रख लेना, इसमें यही होती है। ठीक है, अब अच्छा देखो S1 और S2 तुम्हें पता है, Q की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, क्या S की वैल्यू हम्म निकाल सकते हो? हम्म, ठीक है, S की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी। T1 T2 तुम्हें पता है, Q की वैल्यू पता है, T निकाल सकते हो, हम्म। T की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। हाँ, तो ठीक है, इतना टाइम होगा कि हम ये टेबल बनाते बैठेंगे? टेबल, अरे लिखनी तो है, छोटा सी बात है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ गया बाई चांस, फिर नेट पे सर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगा, तभी बता रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज होगी। अब इसको क्या करो, शिफ्ट करो। 28 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा। ये 21 समझ रहे हो, ये कुछ नहीं, रिमाइंडर है। रिमाइंडर तो निकाल ही लोगे ना, हाँ बताएंगे हाँ होगा। ठीक है, तो बस ऐसे शिफ्ट करना है। 28 इधर आ गया, 21 इधर आ गया। अब ये इस नए R1 R2, तो Q निकल जाएगा, R निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 को इधर शिफ्ट किया, 1 को इधर शिफ्ट किया, वापिस S1 S2 आ गया। Q की वैल्यू निकल ही जाएगी तुम्हारे पास, सॉरी Q की वैल्यू है, S की वैल्यू निकल जाएगी। इस साइड शिफ्ट किया, इस साइड शिफ्ट किया, ऐसे करते करते जब तक ये चीज रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम चलते जाएंगे। तो एंडिंग में जो R2 की वैल्यू बचती है वही तुम्हारा क्या होता है, GCD होता है। ठीक है, और S और T की जो तुम्हारी वैल्यू होती है ना, S और T की, वो ये पहली वाली होती है, याद रखना, ये वाली और ये तुम्हारा S होगा, ये हमारा T होगा। तो ये जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम थी, उस वो कहता है कि मैं किसी भी दो नंबर्स को लिखने के लिए मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ हमेशा। देखो, S इंटू R1 प्लस T इंटू R2 इज इक्वल टू GCD ऑफ दोज टू नंबर्स। समझ आए, ये इक्वेशन थी एक्सटेंडेड यूक्लिडियंस नंबर्स की। तो अगर तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले तो ये इक्वेशन गड़बड़ मत करना, ये सिंपल सी इक्वेशन है। S इंटू पहला नंबर प्लस T इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू GCD ऑफ A कॉमा B। ओके, समझ आ मतलब गई? बेमतलब का फालतू कैलकुलेशन है ये। हाँ, तो ये इक्वेशन याद रखना है, ये मेरे को मतलब था, बाकी निकालना मैंने तुम्हें बता ही हाँ दिया, सिंपल सा तरीका है। 1 0 है, उसकी वैल्यू 0 बना के निकाल ही हाँ, लोगे तुम। ठीक है, अब RSA एल्गोरिथम जो कि 3 स्टार्स है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RSA एल्गोरिथम मैंने बताया इस चैप्टर में, तो कौन होगा ये हमेशा याद रखना, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक। पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। हाँ, इस इन तीन के नाम पे पढ़ा था, रिवर्स शैमर और एल्डेमन। ये तुम्हें पता है, एसपीपी वाले पूछ सकते हैं, पागल इंसान। ठीक है, ओके, ऑडियो। पब्लिक की एन्क्रिप्शन है तो दो होने चाहिए, एक पब्लिक की होनी चाहिए, एक प्राइवेट की होनी चाहिए, निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं, ए और बी, दो प्राइम नंबर्स रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो दोनों को पता होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होंगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सबको पता होगा, मान लो पब्लिक है दोनों। ठीक है, ओके, मैं क्या करूंगा, ए इंटू बी से एक प्राइम नंबर निकालूंगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर निकालने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, फाइव ऑफ एन कैलकुलेट करूंगा। फाइव ऑफ एन समझ रहे हो क्या आएगा? हाँ, नंबर ऑफ को प्राइम्स बिफोर, अरे, लाइक पहले। ए और बी क्या थे, प्राइम नंबर्स थे ना, हाँ हाँ, तो ए वैल्यू माइनस क्या वन हो एंड बी जाएगी, माइनस वन। सिंपल सी बात है। तो निकल गया फाइव ऑफ एन, है यस। ना।
अब 5 निकल गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक नंबर सेलेक्ट करोगे पब्लिक की, ठीक है, ये पब्लिक है, सबको पता होगी, दोनों सेम सेलेक्ट करेंगे सेंडर और रिसीवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई सेलेक्ट करूंगा, लेकिन वो छोटा होना चाहिए 5 से, ये चीज याद रखना हमेशा। और वो क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए 5 का। क्यों होना चाहिए वो तुम्हें समझ आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे अभी हम, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है प्राइवेट की, तो प्राइवेट की निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर -1 मॉड ऑफ एन, ये कुछ नहीं है, ई इंटू डी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड, अरे यार ये फॉर्मूला है, तुम्हें याद भी नहीं रहा, ये फॉर्मूला है वो, ठीक है, समझ आई ये चीज। देखो सिंपल सा प्रोसीजर है, पहले मैं दो प्राइम नंबर्स लूंगा a इंटू बी, उससे एक प्राइम नंबर फॉर्म करूंगा n, जिसका क्या निकालूंगा, 5 निकालूंगा, एक नंबर एज्यूम करूंगा जो कि मेरी पब्लिक की होगी, ठीक है, और उससे मैं एक क्या निकालूंगा, प्राइवेट की निकालूंगा इस फॉर्मूले से, d इज इक्वल टू 5 इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। ये कुछ नहीं है, ये मैं बता दूंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये समझ आ गया d और e कैसे निकला और n कैसे निकला हमारा, इतना समझ आया, हम्म, ठीक है। तो मेरी पब्लिक की क्या बन जाएगी, ई कॉमा एन बन जाएगी, और प्राइवेट की क्या बन जाएगी, डी कॉमा recommend, एन बन okay. जाएगी, ठीक है। तो मेरा साइफर टेक्स्ट फॉर्म करना होगा, तो साइफर टेक्स्ट को क्या करता हूँ मैं, पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता हूँ, याद है, Yes, yes. तो वो p की पावर e मॉड n। तो साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं, तुम्हें बस जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसकी पावर में e डालना है और मॉड n करना है, तो वो तुम्हारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। डिक्रिप्ट करना है तो मेरे को उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करूंगा, क्या है प्राइवेट की d है, तो c की पावर d मॉड n हो जाएगा, समझ आ गया। Okay. अब हाँ, अब मैं बताता हूँ डी कैसे कैलकुलेट होता है। तो डी का फॉर्मूला ये है, अब डी का फॉर्मूला ये है तो कैसे निकालूंगा इसकी बार, ये आई है, आई को क्या करता हूँ मैं, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक मेरा डी मेरा कुछ इंटीजर वैल्यू नहीं आती तब तक मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 9.30, तो डी को कंसिडर नहीं करूंगा, फिर मैं 1 पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ गई 37, तो डी को मैं 37 कंसिडर कर सकता हूँ, समझ आ गया, डी को क्या कंसिडर कर लिया, 37, ये चीज समझ आई कैसे Okay. कैलकुलेट किया, हाँ. ठीक है। और किसी को नहीं आई है तो बता देना मेरे को, ठीक है। अब करते कैसे इंक्रिप्शन, जैसे इनको एक प्लेन टेक्स्ट था, उसको 13 सेलेक्ट किया, इसको इनको भेजना है वहां पे, तो इन्होंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 143 ले ली मान लो, ठीक है, और e की वैल्यू इन्होंने 13 निकाल, अच्छा निकाल ही ली ऊपर, सॉरी, e की वैल्यू इन्होंने कितनी एज्यूम की थी, इन्होंने कितनी बोली थी, 13 बोली थी ना, हम्म, अच्छा, ए और बी इन्होंने एज्यूम किए 13 और 11, तो 39, इससे 11, जो हाँ. प्राइम नंबर आएगा वो 143 आएगा, 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हम्म, तो इन्होंने 13 एक ई एज्यूम कर लिया, डी कितना निकाल लिया, 37, अभी दिखाया था कैसे निकाला, तो ये पब्लिक की हो जाएगी, ये प्राइवेट की हो जाएगी। अब तुम्हें इसको साइफर टेक्स्ट बनाना है, तो पी की पावर ई मॉड एन, तो प्राइम वो क्या था, प्लेन टेक्स्ट मेरा 13 था, और ई की मैंने निकाला था 13 ही निकाला था, तो 13 की पावर 13 मॉड 143, देखा निकालना पड़ेगा अब तुम्हें, तो इसको इजीली कर सकते हो, मैंने बताया तुम्हें कैसे कर सकते हो, ठीक है, वही चीज जो छोटे में डिवाइड करके, ठीक है। अब साइफर टेक्स्ट आ गया 52, अब इसको डिक्रिप्ट करना है तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, डी की, डी क्या आया था, 37 आया था, तो 52 की पावर 37 मॉड 143, वैल्यू वही सेम आ जाएगी, बकवास चीज, समझ आ गया ये चीज। अगर कोई बोल हाँ. दे कि तुम्हारे पास ए बी और एन की वैल्यू ये है, तो तुम्हें अगर ये प्लेन टेक्स्ट है तो इसका साइफर टेक्स्ट निकालना है, ये कर लोगे ना वहां पे, नहीं, मैं निकल गया क्या, नहीं है. करेंगे, ट्राई करेंगे। अभी क्या नहीं समझ आया, बोल। आप समझ आ गया, आप 1 मिनट में देखते हैं ना, 1 मिनट में होगा ना सवाल। अरे भाई जिंदगी में 1 मिनट ही रही है जिंदगी भर, हाँ, बकवास चीज, तो बकवास 1 मिनट में ही बकवास, तो करना पड़ेगा। नहीं किसने बोला, आ, बस ये सारे टॉपिक बकवास के हैं, इसमें कुछ तुम्हारा एमसीक्यू मेरे को जैसा दिखा नहीं था। ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देखिए, ब्रूट फोर्स अटैक इजीली लगा सकता है क्योंकि एन की वैल्यू निकालना है, बकवास चीजें हो गई, ठीक है। मैथमेटिकल अटैक वो कुछ रैंडमली प्राइम नंबर लेगा, उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा जो एन है वो हमेशा क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा। हाँ. नहीं टाइमिंग अटैक, नहीं, n तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना. हाँ, प्राइम नंबर्स, लेकिन उसको नहीं पता ना वो कौन सा था, हाँ वही. तो वो सारी चीजें होगी, तो बकवास, ये बकवास ये आता नहीं ऐसे, तुम्हें आरएस से पता होना चाहिए, इसने ये वैल्यू दे दी तो मैं इसे साइफर टेक्स्ट कैसे निकालोगे, समझ आ गया ना, बस ये बता दो, बाद में कर लोगे नहीं कर लोगे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, समझ तो आ गया ना। हाँ, समझता हूँ. ठीक है, तो जैसे देख लो, मैं दिखा भी देता हूँ एक और वापस, तो p इज इक्वल टू 3 दे रखा है, q 11 दे रखा है, ये वो दो नंबर वैल्यू ऑडियो. चाहिए, और ये हाँ, है, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही.
आ रही है ना? तो ये मेरे पास दो नंबर्स हैं जो इनिशियली दे रखे हैं, प्राइम नंबर्स 3 और 11। ई की वैल्यू दे रखी है 3, ये जो मेरी पब्लिक की होगी, और ये मैसेज दे रखा है जो भेजना है। तो मेरे को क्या निकालना है? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? एन चाहिए। एन निकाला, 5 ऑफ एन निकाला। ये दो चीजें कर लोगे ना इतना तो, हाँ हाँ ठीक है। अब मेरे को ई इन्होंने क्या एज्यूम लिया? 3 ले लिया इन्होंने। वैसे तो क्वेश्चन में दे दिया था, इनको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर से करने की कोशिश की। देखा कि वो दोनों आपस में क्या नहीं चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ई आ गया। अब ई के बाद क्या निकालना है? डी। डी के लिए क्या फॉर्मूला है? 5 ऑफ एन इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला अगर तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। एक ई, ये जो है ना 5 ऑफ एन इंटू आई है, ऐसा चीज निकालना है जो कि ई का मल्टीपल हो, जिसमें प्लस 1 होना चाहिए। ये चीज समझ आई? हाँ, फाइव ऑफ वन नहीं, देख सुन 5 ऑफ एन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और उसमें एक ऐड करूं और उसको ई से डिवाइड करूं, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। मतलब बेसिकली ये जो चीज है, 5 ऑफ एन इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सी है, और जो लैम्डा है वो तुम्हारा डी है। अरे यार ये बहुत ज्यादा हाई में पहुंचा दिया, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लेना तुम, क्या ही भूलूंगा तुम। हाँ ये वाला आ गया, ये आ गया भाई समझ। ठीक है। डी ने है मालस कर, सही बता, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी इधर आ गई? 7 आ गई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो आई थी वो इंटीजर वैल्यू आई थी, एक ही सेलेक्ट करने पे, ठीक है। 7 आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को जो है ई और एन मेरे को पता चल गया, डी और एन पता चल गया। अब मेरे को साइफर टेक्स्ट निकालना है, तो ये मेरा बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर पे नहीं लगा पाऊंगा मैं, क्योंकि पावर में मनीष, जाना है। हाँ बोलिए। ये आई की इटरेशन जो वैल्यूज लेते हैं वो यहाँ पे आई 1 to 9 लिया है, तो ऐसा लाइक स्पेसिफिक कब पता चलेगा कि कितनी लेनी चाहिए एंड वो कितनी नहीं? 5 ऑफ एन से छोटा रख, यही है, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। 5 ऑफ एन से ओके छोटा रख, ओके, मतलब ठीक है। इटरेशंस जो है 5 से हमेशा छोटे होने चाहिए। और कुछ मर्जी होती है, और ऐसा कुछ खास फॉर्मूला नहीं है इस चीज का, ओके ओके, ठीक ठीक है। वैसे वो तुम्हारी पहली 2-3 में ही वैल्यू आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। है ओके। अब हाँ, मैं यहाँ पे बताया था, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को पावर लगानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो पावर लगाने के लिए मैं डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर, सॉरी, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 59 आया, तो मेरे को अगर साइफर टेक्स्ट, तो पी की पावर ई मॉडर्न होगी, 59 ई पता ही है, मॉडर्न पता है, निकाल लोगे ये चीज। हाँ ठीक है। अब समझ आ गया कमल? हाँ भाई समझ तो आ गया था। अब भी नहीं कर पाएगा क्या? अरे कल ये- एंड में एक अटेम्प्ट करेंगे ना एमसीए वाले सवाल, ये वाले तो सॉल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन है हर जगह, तो मैं बता दिया मैं तुम्हें इसमें। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये की मनीष डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बोलिए। इतना बड़ा आएगा कि 1 मार्क के लिए पार्ट ये पूछेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू में आ सकता है, इतना बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं है, पहले बता देता हूँ तेरे को। उसमें था तो हार्ड वाले कुछ क्वेश्चंस का लिमिट है ना, उनमें आ सकता है। अरे देख देख, सिंपल सा कैसे क्वेश्चन होगा। देख, क्वेश्चन होगा कि ए और बी दे रखा है, ई दे रखा है तेरे को, एक प्लेन टेक्स्ट दे रखा है, इसका साइफर टेक्स्ट बता। तो तेरे को कुछ भी नहीं करना, तेरे को ए और बी से प्राइम नंबर निकालना है, उसका 5 ऑफ एन लगाना है, और प्लेन टेक्स्ट की पावर में जाके मॉडर्न करना है। तेरे को डी भी नहीं निकालना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, समझ रहा है इस चीज को? हाँ हाँ तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि नहीं आ सकता। ठीक है ठीक है। ठीक है। अभी की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, ये कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो भी है, जो भी एनक्रिप्शन कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारा की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसको हम दे रहे हैं एक दूसरे को, अगर वो की हमने अच्छी तरीके से दे दी तो हमारा सही रहेगा, अगर अच्छी तरीके से नहीं दे दी तो अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो वही है इसके अंदर समझा रखा है कि कैसे मैं की को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, वो बकवास चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको कुछ खास मेरे को इसमें एमसीक्यू का लगा नहीं था। तो कैसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा समझा भी देता हूँ, क्या है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। ये इसका पहला टॉपिक होगा कि ऐसे ऐसे तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन से के लिए यूज कर रहे हैं? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में एक हम क्या करते हैं, अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, ये जो पहला तरीका है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो से, फिगर से समझना, ले पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। ओके अरे हाँ, मैं क्या कुछ सोचा था मैं, एक मिनट, क्या मामला आता है, ये मेरे को वही बताना था कि अगर n होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो तुम्हारी कितनी कीज होंगी, ये समझ रहे हो? n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 कीज होंगी, है?
अरे हाँ सुनो, हाँ, मतलब क्वेश्चन पढ़ा होगा ना समेशन कि मीटिंग के समेशन अंदर 20 लोग हैं, 20 लोग को हर एक दूसरे बंदे के साथ हाथ मिलाना है, तो कितने होते हैं हैंडशेक? NC2 होता है। वही तो वही है कि हर बंदे को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो हर को अपने हाथ मिलाना है, इन द सेंस की जरूरत पड़ेगी अपनी अपनी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC2 हो जाएगा। वही तो लिखा है, समझ आया? नहीं आया? हाँ हाँ आ आ गया गया। आ गया। ठीक है, तो ये चीज है, तो फॉर्मूला आ सकता है, ये मैंने देखा है एमसीक्यूज में, मेरे को खुद नहीं आता था, मैंने अभी देखा। हाँ ठीक है, अब अगली बात करते हैं सेंडर और रिसीवर। ठीक है, पहला तरीका होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सेंडर और रिसीवर की नहीं बनाते, ये क्या होता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है जो कि की प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, इस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम क्या होता है, सबसे पहले जब भी सेंडर रिसीवर से बात करना चाहेगा, तो वो सबसे पहले की डिस्ट्रीब्यूशन से बोलेगा कि मेरे को इस रिसीवर से बात करनी है, तो वो क्या करेगा, इसको वैलिडेट करके एक सेशन की प्रोवाइड की जाती है। ये क्या देता है, याद रखना, सेशन की देता है, हमेशा याद रखना, जो सेशन के अंदर चलेगी, कि सेशन के अंदर इस की को तुम हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको अपनी की से मैसेज भेजेगा, इसको वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद ये समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। अभी मैं बस सिंपल सा बता देता हूँ, इससे बात करेगा, ये सेशन भेजेगा, इस सेशन की के थ्रू ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। समझ रहे हो ये चीज है? हाँ, तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या प्रोवाइड करता है, तुम्हें सेशन की प्रोवाइड करता है। तो किसी को भी बात करनी होगी, वो सबसे पहले किससे बात करेगा? कि डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हाँ, सेंटर। मेरे को देखने दे, वो यही है क्या कि बाद में आएगा? हाँ, अभी है क्या वो? हाँ चल, अभी बता देता हूँ वो चीज़ जो मेरे को अभी समझ आ रही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना, जब भी इन दोनों का आपस में बात करनी होगी ना, तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होगा ना, उसके पास तुम्हारी क्या होगी, पब्लिक की होगी, इस बंदे की। समझ ओके। लो, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इससे रजिस्टर्ड होगा पहले से आपस में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने प्राइवेट की से इसको क्या करेगा, एक मैसेज एनक्रिप्ट करेगा। मैसेज एनक्रिप्ट करेगा, उसमें क्या चीज डालता है, वो दो चीजें डालता है, याद रखना। ठीक है, नहीं यार, इसने दिया नहीं है वो चीज, ये बाद में जब मैसेज आता है तो वन टाइम सेशन की होता है एंड ओरिजिनल वो अलग रिक्वेस्ट चीज है। नहीं मैसेज। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, अलग चीज है, वो ओके। दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इंफॉर्मेशन डाल के रखता है कि मेरे को, मेरा नाम ये है, वो अपनी मतलब अपने आप के आइडेंटिफिकेशन डालता है, प्लस एक नॉन्स करके कीवर्ड आता है, याद रखना इस वर्ड को, नॉन्स को। नॉन्स क्या होता है, कुछ भी मैसेज जो तुम आपस में बात करना चाहते हो, वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है, और उसको किससे एनक्रिप्ट करता है, अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है, और वो मैसेज भेज देता है इसके पास। तो वो उसके पास क्या है, इसकी पब्लिक की है, तो वो उसको इजीली क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। डिक्रिप्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इसको दो चीजें भेजेगा, एक क्या भेजेगा, सेशन की भेजेगा, और दूसरा क्या भेजेगा, ओरिजिनल मैसेज भेजेगा। ठीक है, लेकिन 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 उससे पहले ये क्या करेगा, अब इसको किससे बात करनी थी, इससे बात करनी थी ना, रिसीवर से, है हम्म। ना? तो वो क्या करेगा, ये जो मैसेज भेजेगा ना, इस पूरे मैसेज को दो पार्ट में होगा। एक तो होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसका मैसेज होगा जिसको भेजना चाहता है, और दूसरा क्या, इसकी सेशन की है। इस पूरे चीज को ये क्या करेगा, इसकी पब्लिक की से इसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। समझ रहे हो दो चीजों को? ओके, तो एक मतलब जो दोबारा बोलते मैसेज हैं क्या? रिसीवर को सेंड करना है वो हाँ, अपने प्राइवेट की से करेगा, और जो अरे सेशन नहीं की उसको अ- हाँ? नहीं 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 अबे नहीं, अगर वो अपने प्राइवेट की से करेगा तो कोई भी उसकी पब्लिक की से खोल लेगा तो खोलने से क्या स्टार्टिंग दिक्कत में, है? वो अच्छा मैसेज हाँ, बदल मैसेज जाएगा। से, तो वो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, रिसीवर की और प्राइवेट होता है। पब्लिक की से लॉक करेगा ना पहले। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत बोला, पब्लिक की से नहीं होता, वो उसको अपने पासवर्ड से एनक्रिप्ट करता, सॉरी। अच्छा। पासवर्ड किसी के पास नहीं होता, पासवर्ड जो होता है वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास ही होता है। ये एक तरीके से मान ले कि ये एक सर्विस है, और ये दो यूजर्स हैं आपस में, ये इस सर्विस को इन्होंने क्या कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे सेल्स फोर्स होती है ना, हम्म। वैसा ही है, वैसा मान लो कि एक सर्विस है जो कि इन दोनों ने इसको क्या कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके पास इसका पासवर्ड है, तो वो क्या करेगा, इस जो डेटा यहाँ से भेजा है वो उसके पासवर्ड से एनक्रिप्ट करके इधर भेजेगा। तो इसके डेटा के अंदर समझ लो क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो वो अपनी डिटेल्स भेजेगा कि मैं ये हूँ, मेरे ये चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है इसके पास, वो सारी चीजें क्या बोलते हैं, जो मैसेज भेजना चाहते हैं, अभी बताया था ना, नॉन्स होता है। हाँ। ठीक है, अब इसके बाद जब किया, तो ये क्या करेगा, दो चीजें भेजेगा। दो चीजें कौन कौन सी होंगी, एक तो जो नॉन्स होगा जो उसको जिससे बात करनी है, और दूसरी चीज क्या होगी, एक सेशन की होगी। समझ रहे हो? हाँ। अब ये इसको क्या करेगा, इसकी पब्लिक की से, सेंडर की पब्लिक की से क्या करेगा, इस पूरे को एनक्रिप्ट करेगा। इतना समझ रहे हो? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना कामल? नहीं नहीं नहीं।
ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसको इसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा, इसके पास डेटा आएगा, ये क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा। तो इसके पास क्या होगी, एक सेशन की होगी और दूसरा क्या होगा, मैसेज होगा, है ना। अभी जो मैसेज होगा ना, नहीं सॉरी, ये जो सेशन की होगी ना, ये एनक्रिप्टेड होगी, किससे एनक्रिप्टेड होगी, इसकी पब्लिक की से। ओके, रिसीवर की मतलब रिसीवर की से। पब्लिक हाँ, क्योंकि बात इसको इससे करनी है, इस सेशन की को कोई खराब ना कर सके, इसलिए क्या करता है, ताकि सेंडर भी इसको ना पढ़ सके, इसलिए वो क्या करता है, रिसीवर की पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट कर देता है सेशन की को। समझ रहे हो। ठीक है। अब ये इस पूरी चीज को इसके पास भेजता है, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, सेशन की को क्या करेगा, अपनी पब्लिक की से क्या, प्राइवेट की से क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, तो इजीली पता चल जाएगा कि सही है सेशन की। और नॉन्स भी वो क्या करता है, इसकी पब्लिक की से क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, तो सॉरी एनक्रिप्ट करेगा, तो यहाँ पे जाके वो डिक्रिप्ट कर लेगा और मैसेज मिल जाएगा इसको, फिर वो आपस में क्या करेंगे, उसी सेशन की के थ्रू क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। ये चीज समझ आई। हाँ हाँ। हाँ। बाकी लोग बोलो, मेरे को लग नहीं रहा किसी को समझ आई, किसी को भी नहीं आई तो बोल दो, मैं फिर से बोल दूंगा। सो गए हो क्या बाकी। बता दे भाई एक बार। तो बोल देना, इतनी देर बाद बोल रहा है। देख, ये एक सेंडर था, एक रिसीवर था, ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, ठीक है। सेंडर को बात करनी थी रिसीवर से, सिंपल से समझना, सेंडर को रिसीवर से बात करनी थी, तो वो डायरेक्टली इससे बात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या जाएगा। अब की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास भेजने के लिए वो क्या चीजें भेजेगा, दो चीजें भेजेगा। एक तो अपनी आइडेंटिटी, मैं जो हूँ, मैं किस क्यों बात करना चाहता हूँ और किससे बात करना चाहता हूँ, वो चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, क्या बात करना चाहते हो, वो मैसेज, नॉन्स कहते हैं उसको, क्या कहा जाता है, नॉन्स, प्रमोद, ठीक है। हाँ ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस पूरे को अपनी पासवर्ड से क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। इतना समझ आ गया। वो पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ना। हाँ, वो उसके पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास आएगा, वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। इतना समझ आ रहा है। हाँ अब इस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन बंदा है, किससे बात करना चाहता है, और दूसरा क्या है, नॉन्स है। हाँ। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको दो चीजें प्रोवाइड करेगा, क्या क्या चीजें हैं वो, एक है सेशन की, दूसरा है मैसेज। हाँ। और वो इस पूरे मैसेज को इसकी सेंडर की पब्लिक की से क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि चाहता है ना सेंडर खोले, ताकि सेशन की का यूज कर सके सेंडर बाद में, हाँ। हाँ है ना। तो वो क्या करेगा, इसकी पूरी चीज को, क्या दो चीजें थी, एक तो इसका क्या था, नॉन्स जो था इनिशियली वाला, और दूसरा क्या था, सेशन की। सेशन की। उन दोनों को इसकी पब्लिक की के साथ क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा पूरे को। ओके। हाँ ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, तो इसके पास वो सेशन की आ गई और वो दूसरा मैसेज आ गया। अब ये मैसेज को भी पब्लिक की, इसकी बी के वाले से क्या कर देता है, वो एनक्रिप्ट कर सकता है, करना है तो कर दे, किसी में कर देते हैं, किसी में नहीं भी करते हैं, मर्जी होती है। नहीं तो ये इसके पास इसकी पब्लिक की होगी तो उसे इजीली कर सकता है, तो मर्जी होती है, वो करना चाहे तो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी इस पूरी चीज को क्या करेगा, बी की पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करेगा, इसको इसके पास मैसेज भेजेगा। अब इसके पास मैसेज भेजेगा, वो इसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, वो देखेगा सेशन की वैलिड है कि नहीं है, वो चीज चेक करेगा। अगर वो वैलिडेट है तो फिर वो क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे, किसके थ्रू, उस सेशन की के थ्रू बात करेंगे। बाद में की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता ही इसलिए है ताकि वो सेशन की को प्रोवाइड कर सके, ये चीज याद रखना। इसका काम सिर्फ सेशन की प्रोवाइड करना होता है, कुछ काम नहीं होता इसका। समझ आया। हाँ। बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेंडर क्या देता है उसको, किसको, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। जो इसके पास जो दो चीजें हैं ना, वही भेजेगा वो वापस, इतना समझ ले। वही उसको आगे भेज देगा, मैसेज भेजना है और दूसरा सेशन की भेजनी है उसको। नहीं नहीं, की डिस्ट्रीब्यूशन को पूछ रहा है, सेंटर क्या भेजता है। कौन सा सेंडर क्या भेजना भेजेगा उसको। है? अच्छा, ये शुरू इसको क्या शुरू भेजेगा, हाँ वो अपनी अपनी आइडेंटिटी, इन्फॉर्मेशन। अपनी हाँ आइडेंटिटी, किसको मैसेज करना है और क्या मैसेज करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। मतलब पूरा किसका, कहाँ कहाँ तुम बात करना चाहते हो और दूसरा क्या बात करना चाहते हो, वो पूरा उसको भेजेगा, बकवासी से। ठीक है। दिमाग खराब हो गया, आएगा भी नहीं फिर भी मैसेज। तो यही चीज बता रखी है, ठीक है। उससे सिक्योरिटी सर्विस से करेगा, वो पहले उससे बात करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, फिर ये आपस में बात करेंगे, वो बकवास चीज है। ठीक है। हाँ, फिर ये देख लेना कि सिक्योरिटी, अच्छा ये फिगर अच्छी मेरे को दिखी, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस के थ्रू इनकी बात करते हैं, लेकिन जब इनके पास सेशन की आ जाएगी ना, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे डायरेक्टली बात कर सकता है, वरना इनको ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब जब सेशन की आ गई तो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर पे बात कर पा रहे हैं। ठीक है। हाँ।
तो सेशन की का ये फायदा है कि वो बाद में हम क्या मान के चलते हैं, अब ये पूरा जो सेशन होगा ये एनक्रिप्टेड होगा, कोई भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ये फायदा होता है। और वो हर बार नया जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली की नई जनरेट हो रही है तो उसको डिक्रिप्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, बकवास चीज है, छोड़ो, बहुत बकवास है। एक ही बताना था मेरे को की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो मेरे को लगा था काम का। भगवान क्या है नहीं, ये की डिस्ट्रीब्यूशन फालतू है, की स्टोरेज फालतू है, की स्टोरेज बकवास बकवास बकवास। हाँ ये डिफी हेलमैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। डिफी हेलमैन की बात की जाए तो डिफी हेलमैन भी क्या है, की एक्सचेंज वाला एल्गोरिथम है, ठीक है, कि की को कैसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये प्राइवेट वाले के लिए यूज किया जाता है, प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक वाला था ना। हाँ। क्यों, कैसे याद रखूंगा, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज है, तो की को एक्सचेंज करने की जरूरत किस में पड़ रही है, अगर तुम्हें याद हो तो प्राइवेट वाले में पड़ी, क्योंकि प्राइवेट वाले के पास दोनों के जो वैल्यू होनी चाहिए की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए। पब्लिक की में कोई ऐसे मेरे को कोई एल्गोरिथम बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ पब्लिक की भेज रहा हूँ इधर से उधर, तो पब्लिक की अगर मेरी किसी और के पास पहुंच भी जाएगी तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिक वाले में बात करने लगूंगा, अगर उसमें मेरी जो की मैं इधर से उधर भेज रहा हूँ अगर वो किसी बार चली जाएगी, तो मेरा पूरा जो आगे जो मैं मैसेज भेजूंगा वो कोई भी उसको इजिली क्या कर सकता है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है ना, समझ रहे हो ये चीज। हाँ, only one key is there in asymmetric. तो इसीलिए उसके अंदर एक मेथड की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम उसको उस की को सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकें। वो काम कौन करता है, डेफी हेलमैन वाले ने प्रोवाइड किया था उसको, ठीक है। तो अब इसमें हम याद रखना, इसमें हम एक्चुअली की को ट्रांसमिट नहीं करते, की कहीं पे भी इसमें ट्रांसमिट नहीं होगी, बस ऐसा हमने फॉर्मूला लगाया है जिससे दोनों के पास एंड ऑफ एल्गोरिथम एक सेम की होगी दोनों के पास, ये चीज होती है, ठीक है। Okay. समझ गए, हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले ना वो जो भी बात कर रहे हैं आपस में, वो दो नंबर के ऊपर क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, हम दो नंबर एज्यूम कर दे, पी और क्यू एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। पी और क्यू आ गया। अभी पी और क्यू हमेशा याद रखना प्राइम नंबर्स रखे जाते हैं। पी और क्यू प्राइम नंबर्स रखने का ये लॉजिक होता है कि प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना, प्राइम नंबर्स के ऊपर काम करना वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हर जगह प्राइम नंबर्स की बात है। और जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो कोप्राइम्स के लिए यूज हो गए, तो अगर मैं प्राइम यूज करता हूँ तो वो सारे फॉर्मूले उसके ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, फर्मेस थ्योरम, यूक्लिड वाला, सॉरी तो यूलर्स वाला, समझ रहे हो चीज को। हाँ। तो अब और बड़ा लेने का लॉजिक भी पता ही है कि जैसे हम 56 बिट की यूज कर रहे थे डीईएस के अंदर, तो उसको 2 के 56 लगे थे, वही हमने एईएस को क्यों स्ट्रांग बोलते हैं, क्योंकि एईएस में 128 192 वाली कीज का यूज करते हैं, तो वो 2 के बाद 128 में चला जाता है, तो वो इसलिए हम बड़े प्राइम नंबर्स एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Okay. तो अब क्या, ये पी और क्यू इन्होंने दोनों ने माने, ठीक है। अब पी और क्यू दोनों को पता है, मतलब मान लो सबको ही पता है, मान लो अटैकर को भी पता है, लेकिन जो रमेश है ना वो क्या करेगा, एक ए नंबर एज्यूम करेगा, उसको ए सिर्फ रमेश को पता है, सुरेश को भी नहीं पता होगा। वो क्या करेगा, ए एज्यूम करेगा और क्या फॉर्मूला बनाएगा, क्यू की पावर ए मॉड पी। इतना समझ आ गया, हाँ। ठीक है। अब सुरेश क्या एज्यूम करेगा, बी एज्यूम करेगा, वो क्या बनाएगा, क्यू की पावर वी मॉड बी। इतना नॉर्मल सी बात है, ये हमने क्या, इन्होंने एक वैल्यू जनरेट कर दी। रमेश क्या करेगा, सुरेश को मैसेज भेजेगा, ये चीज सुरेश क्या करेगा, इसकी मैसेज उसके पास भेजेगा, ठीक है। मान लो ये वैल्यू अटैकर के पास आ भी गई, तो उसके पास ए और बी की वैल्यू तो अभी भी नहीं आई है ना, ठीक है। अब तुम्हें समझ आएगा ए और बी की वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेगा रमेश, रमेश को कभी भी सुरेश को मैसेज भेजना होगा तो मैं क्या किसका यूज करूंगा, सुरेश की का यूज करूंगा, है ना, हमेशा यही होता है। तो सुरेश की क्या थी, क्यू की पावर बी मॉड पी थी, उसको कुछ नहीं करता, वो इसकी पावर क्या लगा देता है, ए लगा देता है, समझ गए, हाँ ठीक हाँ, है। तो फिर क्यू की पावर ए भी दोनों कर दे तो हो जाए। तो एस की पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए मॉड पी बन जाएगा, ये रमेश की हो जाएगी। वैसे सुरेश की क्या हो जाएगी, आर की पावर बी मॉड B पी, more P. ठीक है। Okay. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला दोनों में एंडिंग में क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा ना, क्यू की पावर ए बी मॉड पी, और यहाँ पे भी क्यू की पावर ए बी मॉड पी, है ना। हाँ। अब लेकिन अगर मेरा अटैकर है, अटैकर के पास ये क्यू की पावर बी मॉड पी वैल्यू है, लेकिन उसके पास ए और बी की वैल्यू तो नहीं है, तो वो इस वैल्यू को जनरेट नहीं कर पाएगा, क्यू की पावर ए बी मॉड पी को नहीं जनरेट कर पाएगा, ये चीज समझ रहे हो।
और दोनों के की क्या होगी, सेम होगी। और यही चीज मैं चाहता था, और किसी ने भी अपनी इंडिविजुअल की को ट्रांसमिट नहीं किया है इसके अंदर। ये चीज समझ आई? हाँ। ठीक है, तो बस यही था। तो जैसे देख लो, P और Q उन्होंने एज्यूम किया कि 17 और 7 है, तो यहाँ पे 17 और 7 के हिसाब से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसने A कितना ले लिया, 5 ले लिया। वो रैंडमली होते हैं, वैसे एज्यूम किया जाता है कि दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए आपस में, ठीक है, को रिलेटिव को प्राइम, ठीक है। तो प्राइम नंबर ही लोगे तो फायदा रहेगा तुम्हारा ही। तो 7 की पावर 5 मॉड 17 आ गया। वैसे ही बी ने इसने क्या ले लिया, 3 वैल्यू आ गई इसकी। तो रमेश क्या करेगा, 3 की पावर जो अपनी वैल्यू ली थी इसने, 3 की पावर कितना लेगा, 5, जो इसकी वैल्यू थी मॉड 17, तो इसके पास 5 आ गया। वैसे सुरेश भी क्या करेगा, जो उसकी वैल्यू है इसकी पावर में अपने बी की वैल्यू डाल देगा, तो इसकी वैल्यू 5। तो दोनों के पास देखो की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। हम्म, आगे तो तुम्हें पता ही है क्या होता है इसके अंदर। हाँ। एक आते हैं डिफियलमेंट पे। अगर ए की पब्लिक की 9 है तो ए की प्राइवेट की क्या A will be the private key for मतलब जो A वैल्यू ली थी हम्म वो हो जाएगा ना। और तो एक पब्लिक एक कीज जैसे क्या, इन्होंने जो दो दे दिया। जो जो इवैल्यूएट होके आएंगी वही होंगी ना पब्लिक कीज। जो फाइनल जो आता है, हाँ, मतलब लाइक जो आंसर एस है, के या फिर आर के जो लास्ट में आता है, वो चीज होगी। जैसे देखना जिसपे क्योंकि वो बाद बी दोनों नॉट होगा। एग्री हो जाते हैं वो वाला। 8 7 वाला ये आंसर होगा तुम्हारा। वो पब्लिक की और प्राइवेट की जो ए एंड बी जो सेलेक्ट किया था उन्होंने पर्सनली वो। हम्म ओके। बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। सो तो नहीं गए हो ना नहीं नहीं। यार? मेरे को एक चीज नहीं याद आ रही। डिफी एलिमेंट समझ आ गया ना तुम लोगों को? तो हाँ, डीपी एलिमेंट में भी ना मीट इन द मिडल अटैक याद है तुम्हें, मैन इन द मिडल? हाँ। वैसा हाँ, ही इसमें भी मीट इन द मैन इन द मिडल अटैक होता है। इसका मीट इन द मिडल नहीं होता, मैन इन द मिडल अटैक होता है, जो इसको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। कैसे हार्म कर सकता है, देखो इस चीज को, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ये रमेश सुरेश आपस में बात कर रहे थे, इन्होंने क्यू और पी की वैल्यू ली। क्यू और पी इसको पता ही है, क्यू और पी इन तीनों को ही पता है ना? हाँ। तो वो क्या करेगा, अब रमेश के पास आई 12 वैल्यू, ठीक है। इसने इसकी रमेश की वैल्यू अपने हिसाब से ए लिया, इसको ए और बी की वैल्यू तो पता नहीं है, अपने हिसाब से ले रहा है 9, अपने हिसाब से हाँ। 12। अब ये क्या करना चाहता है, रमेश इसको सुरेश को 12 देना चाहता है। ये क्या करेगा, इसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा और 12 अपने पास रख लेगा, और इसको क्या भेज देगा, 9 भेज देगा, समझ रहे हो? और ये क्या करेगा, इसको 7 भेजना चाहता है, ये नहीं, ये 7 ये अपने पास रखेगा, और यहाँ से इसको क्या भेज देगा, 12 भेज देगा। ये चीज समझ आ रही है तुम्हें? हाँ। 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 तो अब इनके पास वो वैल्यूज आ गई है, इसके पास जो एक्चुअल जो वैल्यूज है वो इंट्रूडर के पास है, और इनके पास जो वैल्यू है वो फेक वाली वैल्यूज है, गलत वाली वैल्यूज है। तो अब देखो, अब एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन हो रही होगी, जैसे अगर सुरेश रमेश को भेजना चाहेगा, तो वो तो इस वाली वैल्यू का बी की पावर बी लगाएगा, तो इस वाली वैल्यू की पावर बी लगाएगा ना। इतना समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ। हाँ। तो वो इजीली इसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है ना ये इंट्रूडर, हाँ। क्योंकि उसको ए की वैल्यू तो पता ही है। सुरेश को तो पता नहीं है कि रमेश ने भेजी है कि इंट्रूडर ने भेजी है, तो वो इजीली इसको डिक्रिप्ट करेगा, और रमेश की वैल्यू तो इसके पास है ही, उसको एनक्रिप्ट करके यहाँ पे क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो कोई भी तरीके का अटैक लगा सकता है इंट्रूडर, यहाँ पे तुम्हारे मैसेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तुम्हारे मैसेज को चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो समझ आया कैसे काम कर रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब पहले तो फेक वैल्यूज भेजेगा और फिर बाद में रियल वैल्यूज जब हाँ वो एक्सचेंज हो हाँ चुके होंगे तो फिर हम्म, उसके पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर वो ही कैन मैनिपुलेट ऑल द मैसेजेस। ठीक है, समझ आ गया ना? इसको मैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है, जो डिफी हेलमेट को क्या करता है, खराब कर सकता है। मीट इन द मिडल और मैन इन द मिडल अटैक्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो कौन सा पेज है? अरे भाई याद ही हुई है क्या अभी? बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी की बात की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी थोड़ी और ज्यादा थोड़ी सी अच्छी बनाई गई थी। मतलब ये एईएस डीएस जो थे, उनका साइज भी क्या था, छोटा ही था ना, ज्यादा बिट्स का साइज, जो मतलब की का साइज यूज कर रहे थे तुम। हाँ। तो उनको ब्रेक करना तो इजी हो रहा था, तो इसीलिए एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी आई थी। इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ईसीसी बोल रहा हूँ मैं।
ईसीसी में क्या होता है ना कि उसका जो स्मॉलर की साइज भी यूज करूंगा ना, वो आरएसए के 1024 बिट्स के इक्विवेलेंट होगा। इसकी सिक्योरिटी देख रहे हो कि अगर 160 बिट्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे की का साइज, तो वो इसके इतने बिट्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर आरएसए में इतनी की यूज कर रहा हूँ तो ईसीसी में मेरे को इतनी ही यूज करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मैं किसका यूज करूँ, ईसीसी का यूज करूँ। तो ईसीसी इज मच बेटर देन अदर एल्गोरिथम्स। ये से मान लो, डीएस से मान लो, आरएसए से मान लो। आरएसए तो पता है ना कि भूल गए, हाँ यहाँ पता है। अभी पढ़ा था हम्म, जिसमें अटक गया था ना मैं, कमल 1 मिनट में नहीं कर पाऊंगा मैं। वही आरएसए याद रखना, वैसे याद रख लेना, अगर वैसे याद रखे तो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ठीक है इससे क्या होगा, ऑब्वियसली फास्टर कंप्यूटेशन होगी, लोअर पावर लगेगी, मेमोरी सेव हो रही है, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बकवास चीजें हो रही है क्योंकि तुम छोटी की का यूज करके तुम अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। 1985 में दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है आरएसए डीएसए से, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, एक्चुअली ये जो यूज करता है, नाम से याद रखना, एलिप्टिकल कर्व्स का यूज करता है। एलिप्टिकल कर्व्स जो होते हैं वो इस फॉर्मेट की इक्वेशंस होती है, जैसे तुम्हें पता है ना पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax वाली 4x। इक्वेशन, ठीक है, वैसी इक्वेशंस है। तो ऐसे एलिप्टिकल कर्व की इक्वेशन ऐसी दिखती है, y² y² 2 होनी चाहिए, x³ 3 होनी चाहिए, प्लस लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा लोकस कहा जाता है, लोकस छोड़ो इसको, बस ये समझ लो कि ऐसा कर्व दिखे, वो कर्व ऐसा दिखेगा हमेशा, ऐसे याद रखना है, ऐसा मतलब ऐसा ही बनेगा जो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी सिमेट्रिक क्यों ओके। होता है, देखो अगर एक्स सॉरी वाई के अराउंड, वाई के अराउंड है सॉरी, अगर वाई की मैं प्लस माइनस वैल्यू भी रखूंगा तो सेम ही वैल्यूज आएंगी ना मेरी एक्स की, समझ रहे हो इस चीज को। हम्म, तो y की अगर मैं यहाँ पे प्लस रखूंगा तो प्लस पे भी वो x की वैल्यू क्या रहेगी, सेम आएगी, माइनस पे भी x की वैल्यू सेम आएगी। ये समझ रहे हो इस चीज को, तो इसलिए इसको क्या हाँ कहा जाता है, ये x एक्सिस के अराउंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है एलिप्टिकल कर्व। तो अगर पूछे एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी में एलिप्टिकल कर्व है वो किसके अराउंड सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक, x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है, क्यों, ये y² होता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ गया। और दूसरी कंडीशन याद रखना है कि इसके अंदर -16 4a³ + 27 b² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी सिंगुलर पॉइंट्स नहीं देगा, सिंगुलर पॉइंट्स नहीं देगा इन द सेंस कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये गलत बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये y में कभी भी 0 को नहीं काटेगा, ये ऐसा नहीं होता है कोई कर्व। जैसे मैं माउस बना रहा हूँ ना, तो ये ऐसा बनता है कुछ कर्व, ऐसा अगर तुम देखोगे थोड़ा बहुत, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ तो एलिप्टिकल कर्व अगर आता है तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ऐसा दिखता है, देख रहे हो तुम जो भी कर्व्स बनाए हैं सारे। हम्म, तो कभी भी हम मान के चलते हैं उसके अंदर हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कहीं पे भी हम ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, 6 - 16 ये पूछ सकते हैं कंडीशन है, याद रखना, ठीक है। उसकी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि कभी भी उसको टच नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है इस चीज का, सिंगुलर पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे को हर बार क्या देगा, अलग कर्व देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है इसके अंदर, तो याद रखना, जो इसमें जो पब्लिक की होगी वो कहाँ पे होगी, इस कर्व के ऊपर पॉइंट होगी, और जो प्राइवेट की होगी वो मेरा एक रैंडम नंबर होगा, वो चीज याद रखना, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, जो पब्लिक की होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, मेरी कर्व पे पड़ी होगी, और जो प्राइवेट की होगी वो मेरा रैंडम नंबर होगा, ओके। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी के, एलिप्टिकल कर्व्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक जनरेटर होता है जी, जनरेटर जी, जिसको मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इस कर्व के ऊपर इक्वेशंस नंबर वो पॉइंट्स पर, कि जी को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, ये चीज याद रखना। तो मेरी पब्लिक की क्या थी, रैंडम नंबर थी। अब मेरे को एक हम्म, ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इसके ऊपर लाई करेगा, तो मैं उस रैंडम नंबर को जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, प्राइवेट की बन जाएगा। तो समझ आया प्राइवेट की कैसे बनती है, मतलब सॉरी पब्लिक प्राइवेट की कैसे बनती है, समझ आया। एक हम्म, बार दोबारा बोल, ये वाले क्या तूने देख, कहा था, क्या बोला? एलिप्टिकल कर्व्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक पॉइंट जी होता है, उसको क्या कहा जाता है, जनरेटर पॉइंट है। नाम से पता चलना चाहिए कि अगर इस जी को मैं रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ऑलवेज इस कर्व के ऊपर ही लाई करेगा, इन द सेंस जी मेरे को इस कर्व के पॉइंट्स को ही बताएगा, मेरे को कि इस जी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कर्व के ऊपर एक पॉइंट देगा। तो हमने अभी याद किया कि पब्लिक की वो हमेशा इस कर्व पॉइंट के पॉइंट होती है कर्व के ऊपर, और जो प्राइवेट की है वो मेरी एक रैंडम नंबर है, ये चीज याद की ना मैंने, हाँ ठीक है। तो अब मेरे को रैंडम नंबर को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इस कर्व के ऊपर आ जाएगा,
यस तो वो क्या बन जाएगी, मेरी पब्लिक की बन जाएगी। पब्लिक की है। ठीक है, समझ आ गया? तो ठीक है कैसे सर। पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होती है, ये चीज समझो। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगा, जो भी बंदा होगा बैठा होगा, वो क्या करेगा, वो एक रैंडम नंबर एज्यूम करेगा, कुछ भी रैंडम नंबर। वो ए एज्यूम किया उसने, वो जी से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू जी देगा, वो मेरे को आंसर आएगा यहाँ पे। वो क्या करेगा, ये पब्लिक की है, इसको क्या कर देगा, वहां पे जाके भेज देगा। इतना समझ आ गया? हाँ। तो ऐसे पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होती है इसके अंदर, बस इतना समझ लो, और कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। उसमें वही सारी चीज वापस समझाई है, मैं बता ही दिया उसके अंदर सब चीजें। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि ये x इंटू जी, देखो अगर तुम्हें g पता है और x इंटू जी पता है, तुम्हें इधर से x निकालना वो होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है ये। एनपी हार्ड। मतलब उसको पॉलिनॉमियल टाइम में नहीं निकाला जा सकता, एक्सपोनेंशियल टाइम में निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है कैलकुलेट करना। तो जो अटैकर होगा उसको तो क्या पता होगा, जी पता होगा, और x इंटू जी ही पता होगा ना, x तो नहीं पता होगा ना उसको। हम्म, तो अगर उसको x निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये थोड़ा क्या होता है, अच्छा होता है। तो याद रखने की बात क्या है इसके अंदर, एक तो एलिप्टिकल कर्व्स होने चाहिए, एलिप्टिकल कर्व्स है, और इसकी 24 बिट्स के इक्विवेलेंट है। दूसरा, कोई सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होते इसके अंदर। सिंगुलर पॉइंट्स को कैसे हटाया जा सकता है, इस चीज से, इस कंडीशन से हटाते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, इन द सेंस ये कभी भी वाई एक्सिस को जीरो पे नहीं काटता है। और तीसरी चीज, इसमें एक जनरेटर होता है जी। और तीसरी चौथी चीज की पब्लिक की हमेशा इसके कर्व के ऊपर लाई करेगी, प्राइवेट की एक रैंडम नंबर होगा। रैंडम नंबर हम अज्यूम करेंगे, जी सबको ही पता होता है, जिसको कर्व के बारे में पता है वो जी से मल्टीप्लाई करेगा, एक प्राइवेट सॉरी एक पब्लिक की जनरेट होगी, जो उसको वहां पे भेज देगा, और उसके थ्रू वो आपस में बात करेंगे। इतना समझ आ गया, इतना ही याद रखना तुम्हें इसके ओके अंदर। इतना ही मतलब काम था जिसका मेरे को लग रहा था एमसीक्यूज आएंगे, बाकी देख लेना खुद ही। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं, देखो पॉसिबिलिटी अटैक्स ये तुमने स्टार्टिंग में ही देखे हैं। ट्रैफिक एनालिसिस कर सकता है, मास्करेड अटैक हो सकता है, रीप्ले अटैक हो सकता है, मॉडिफिकेशन, रीप्ले अटैक, नॉन रेप्यूडिएशन, ये सारे देखे ना स्टार्टिंग में। हाँ बताने की जरूरत नहीं है ना इनको फिर से। नहीं नहीं। नहीं नहीं। हम्म, अगला ऑथेंटिकेशन मेथड्स की बात की जाती है। ऑथेंटिकेशन याद है, मैंने बताया था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस याद रखना। हाँ ऑथेंटिकेशन होता है कि सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटी को प्रूव करना, कि जो सेंडर है वो एक्चुअल में वो बंदा है कि नहीं, तो वो होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, कि जो सेंडर जो काम करना चाहता है, क्या वो उसके लिए एक्सेस राइट्स हैं उसके पास कि नहीं, तो वो होता है ऑथराइजेशन। ये डिफरेंस याद रखना, ओके समझ रहे हो? हाँ द ऑथेंटिकेशन मेथड्स, कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो बंदा मैसेज भेज रहा है वो एक्चुअल बंदा है कि नहीं, है ना। तो वो होते हैं, इनके थ्रू होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड है, हैश फंक्शन, मैसेज इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, तीनों सेम है, तीनों में डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तीनों यूज किसका करते हैं, हैश फंक्शन का ही यूज करते हैं, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, सब में हैश फंक्शन आएगा, देखते जाते हैं कैसे आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, देन देंगे एमसीक्यूज के इनके अंदर। ठीक है, हैश फंक्शन ओके में क्या होता है कि हम पूरा मैसेज लेंगे, उस मैसेज का हैश फंक्शन तो याद है ना, कि किसी भी स्ट्रिंग को पास करूंगा वो कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एक हैश वैल्यू। यस इतना यस याद है, हैश वही यूज करना है इसके अंदर भी। एक नॉर्मल मैसेज लेंथ बिट्स होगी, वो क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर पास करेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक हैश वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिसकी लेंथ हमेशा सेम होगी। ये चीज याद रखना। हैश फंक्शन जब हम पहले जो मेथड यूज करेंगे ना, उसमें मैसेज हम पूरा कितनी भी लेंथ का, रैंडम लेंथ का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, फिक्स लेंथ का आएगा। ये चीज याद रखना पहले, और डिफरेंसेस बता रहा हूँ मैं साथ में। ठीक है, ओके ठीक है, इसमें कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, साइफर ब्लॉक चेनिंग के अंदर यूज कर सकते हो। याद है साइफर ब्लॉक चेनिंग? हाँ जिसको नहीं याद वो एक बार देख लेना यार। वर्लपूल में भी यूज कर सकते हैं। ये वर्लपूल कहीं नहीं आया था ना, नहीं कहीं आया था, बस ब्लोफिश आया था एक जगह पर। ब्लोफिश मैंने बताया था तुम्हें, कहाँ पे बताया था, याद है किसी को? नहीं हाँ यार, दो टर्म्स में है, मतलब वो सिमेट्रिक होता है, ये चीज याद कर लो ब्लोफिश का। तो ऐसे याद रखना है, मैंने ऐसे याद रखा है इसको, ब्लोफिश है ना, दो टर्म्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब वो सिमेट्रिक है। अब मैं बस उल्टा याद करता हूँ इस चीज, ओके क्योंकि इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ब्लोफिश इनमें से कौन सा सिमेट्रिक एल्गोरिथम है। ओके
ठीक है। तो बकवास, ठीक है। एप्लीकेशंस, ठीक है। इसी अगर जब इस हैश फंक्शन को जो तुम उसके अंदर यूज करने लग जाओगे ना, एनक्रिप्शन के अंदर यूज करने लग जाते हो, तो उसी को क्रिप्टोग्राफिक हैश कहा जाता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हें देखनी है लाइन तो ये रखी है, व्हेन हैश फंक्शंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ओके। ठीक है। और कभी कभी हम इसके अंदर पैडिंग भी डाल देते हैं, अगर हमें कुछ मैसेज को बड़ा करना है, अगर छोटा ही मैसेज हो रहा है तो पैडिंग भी डाली जा सकती है, ठीक है। वो लेकिन उस पैडिंग की लेंथ याद रखना 1024 बिट से ही छोटी होती है, उससे बड़े कभी नहीं होती। तो जो तुम्हारा टोटल, जो तुम जिसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हो, वो तुम्हारा मैसेज होता है, प्लस तुम्हारी पैडिंग होती है, जो 1 से लेके 1024 बिट्स के बीच में साइज वेरी कर सकता है जिस चीज का। ओके। बस याद रखना जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक फिक्स साइज का आउटपुट आएगा। और वर्लपूल याद रख लेना, वर्लपूल, ठीक है। एप्लीकेशन बकवास, ठीक है। अच्छा, ये बता रखे कि कैसे इससे, हाँ, चेक कैसे करोगे, ये चीज बता देता हूँ। देखो कि कोई भी मैसेज, यहाँ पे मैसेज आया, उसने हैश फंक्शन में पास करेगा, इंडिविजुअली मैसेज की हैश वैल्यू को निकालेगा। क्या करेगा? इंडिविजुअली मैसेज की हैश वैल्यू को निकालेगा, और इन दोनों को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों सेम है, मतलब किसी ने भी बाद में इसको चेंज नहीं किया है, ओके। तो वहां से ऑथेंटिकेशन भी, जिस बंदा भेजना चाहता था, ऑथेंटिकेटेड बंदा था, जो एक्चुअल बंदा था, उसी ने इसको लिखा है, और किसी ने इसको बाद में चेंज करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। और अगर देखो, अगर इसी हैश फंक्शन को जब मैसेज के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? मैसेज डाइजेस्ट कहा जाता है। तो अगर मैसेज डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं तो सोचना मत, ये चीज जो हमने अभी देखी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि ये मैसेज चेंज नहीं हुआ है, तो ये मैसेज का क्या हो रहा है? ऑथेंटिकेशन हो रहा है। मैसेज कहीं पे भी इंटीग्रिटी खराब नहीं हुई है, तो ये क्या बोलोगे? ये जो चीज है, अब ये क्या बन चुकी है? मैसेज डाइजेस्ट बन चुकी है तुम्हारी। तो अगर बोलते कि मैसेज डाइजेस्ट क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, वो बेसिकली तुम्हारे मैसेज की हैश वैल्यू ही है, जो कि अपेंड करके तुम उसके रिसीवर के पास भेजते हो, ताकि वो उसकी मैसेज की ऑथेंटिकेशन को क्या कर सके? चेक कर सके। ये चीज समझ आई? यस। ठीक है। अब बकवास चीजें, सिग्नेचर्स की बात की जाए, चलिए आएंगे ही, तो अभी क्यों का बात कर रहे हैं उनके ऊपर? चलिए आएंगे, सब आएंगे। बस तुम्हें हैश फंक्शन याद रख लेना, हैश फंक्शन क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स अभी आएंगे, सब चीजें आएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शन, ये यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा है कि इजीली कैलकुलेट हो सके। है वो, क्या बोलते हैं? क्लैशिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज को? मेरे दिमाग से भी निकल गया। अरे हैश, कोलिजन्स। हाँ, कोलिजन कोलिजन। ना हो। कोलिजन्स ना आए, तो वो सारी चीजें जगा दी इन सबको। चलो ठीक है, सिंपल हैश फंक्शन बकवास, ठीक है। बकवास, इसमें कुछ खास नहीं है। कैलकुलेशन है, कौन पूछेगा? इतना तो नहीं पूछेगा। हाँ, MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। ये देखो मैसेज डाइजेस्ट फिर से आ गया, फिर मैक मूक वापस आ जाएंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अभी देखा मैंने, मैसेज डाइजेस्ट कुछ नहीं होता यार, सेम चीज होती है, बस हम उसका क्या करते हैं? हैश में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना, MD5 जो एल्गोरिथम था ना, मैसेज डाइजेस्ट का, उसका याद रखनी प्रॉपर्टीज किसने दी थी? रॉन राइवस ने दी थी। इनपुट हमेशा आर्बिट्रेरी लेंथ का लिया था, मैंने तुम्हें बताया ही था कि इनपुट कैसा होना चाहिए? आर्बिट्रेरी लेंथ का, क्योंकि हैश यूज कर रहे हैं। और वो आउटपुट क्या होता था? फिक्स लेंथ का आउटपुट होता था। तो इसमें कितने लेंथ का आउटपुट प्रोड्यूस होता है? 128 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब क्या कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है? मैसेज होता है n बिट्स, n साइज का, ठीक है। ओके। हाँ, तो n साइज का मैसेज है। इसको क्या करूंगा मैं? इसको मैं 512 के मल्टीपल्स में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। 512 के मल्टीपल्स में क्यों? क्योंकि मैं जब, ये बेसिकली पूरा ब्लॉक साइफर ही है अभी ये, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, साइफर चेनिंग के अंदर यूज कर रहे हैं हम इसको। तो साइफर चेनिंग हाँ, क्या था? ब्लॉकचेन। ब्लॉक साइफर था ना, तो इसलिए ब्लॉक तो यस। बनाना ही मेरे को, तो इसमें ब्लॉक का साइज भी याद रख लेना, कितना होता है? 512। तो MD5 अगर कहीं पे बोले, तो अगर ब्लॉक्स का साइज पूछ ले तो 512 है, आउटपुट का साइज पूछ ले तो 128 बिट्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ओके। इसके अंदर, तो कैसे काम करता है? मैसेज का साइज क्या है? n बिट्स। अब मेरे को इसको 512 में डिवाइड करना है, तो इसकी टोटल लेंथ जो होनी चाहिए वो 512 का मल्टीपल होना चाहिए। इतना समझ आ रहा है? हम्म। हम्म। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको 512 का मल्टीपल नहीं बनाता। इसको क्या करता हूँ, ऐड क्या किया जाता था? मैंने बताया था हैश के अंदर एक और चीज ऐड की जाती है, पैडिंग याद पैडिंग। है, ठीक है। वो 0 से लेके 1024 की साइज के बीच में लाई कर सकती है। अभी देखते हैं क्या चीज होती है, ठीक है। तो पैडिंग ऐसे मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर कि इसका जो साइज है वो 64 लेस देन 54 के मल्टीपल हो जाए। समझ रहे हो कि ये जो टोटल जो लेंथ आ रही है इनकी मैसेज प्लस पैडिंग, वो 64 छूट जाए। अगर मैं इसमें कुछ 64 ऐड कर देता हूँ, तो टोटल 512 का मल्टीपल बन जाए। इतना समझ आया तुम्हें?
ओके, मतलब 5 to 512x plus 64. हाँ कि नहीं गलत सोचा तू कि मेरे को मैसेज प्लस पैडिंग का जो लेंथ है, अगर इसमें मैं 64 ऐड करूं तो ये पूरा 512 का मल्टीपल बनना चाहिए, समझ रहे? ओके, मतलब हाँ 64 रिजर्व करके हाँ रखना है. 64 खाली छोड़ना है। क्यों छोड़ते हैं अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस इतना समझ लो कि पहला जो स्टेप होगा अपेंड पैडिंग बिट्स, उसमें क्या करूंगा मैं, मैसेज के अंदर इतनी पैडिंग बिट्स ऐड करूंगा कि जो मैसेज का जो साइज है वो हो जाना चाहिए 512 का मल्टीपल -64। वो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि उसका जो साइज बनना चाहिए वो होना चाहिए 448 मॉड 512। इतना मतलब समझे, 448 मॉड 512 क्यों हाँ बन हाँ, रहा है? 448 plus 64 512 आ जाएगा, तो क्योंकि वही जब उसके लिए. इसको करूंगा तो 64 लेस देन होगा वो। हम्म. ठीक है, इतना समझ आ गया? हाँ, और याद रखना पैडिंग कैसे देता हूँ, पहले 1 लिखूंगा बाकी बाद में 0 लिखूंगा। ठीक है? 1. ओके, तो MSB में 1, बाकी सब 0. वो ठीक है। अब मेरे को सेकंड स्टेप क्या होता है, अपेंड लेंथ। अब मैंने 64 बिट्स छोड़ दी थी ना, वो 64 बिट्स तुम्हारी लेंथ होती है उस टोटल मैसेज की लेंथ। किसकी लेंथ? मैसेज की लेंथ। ओके. ठीक है, ओरिजिनल मैसेज जो था उसकी जो लेंथ है ये 64 बिट्स को, उसके अंदर क्या करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ। तो ये दो तुम्हारे स्टेप समझ आ गए, पहले पैडिंग बिट्स ऐड करो, फिर मैसेज की लेंथ को ऐड करो, ये चीज याद रखना। तीसरे स्टेप में होता है एमडी बफर्स को इनिशियलाइज करता हूँ रैंडमली। रैंडमली कैसे? देखो एमडी, ये याद रखना कि कितने बफर्स यूज करते हैं, 4 बफर्स का यूज किया जाता है। कितने बिट्स होंगे? 128 बिट्स। क्यों? क्योंकि आउटपुट कितना देना था, 128 बिट्स देना था। तो इसलिए कितने बिट्स बफर यूज होंगे, 128 बिट्स यूज होंगे। ठीक है, कितने बफर्स होंगे, 4 बफर्स होंगे। 128 बिट्स है, अरे सॉरी 32 बिट्स है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 32 बिट्स का रजिस्टर यूज करेंगे और टोटल उनका 128 होना चाहिए, इसीलिए वो 32 इंटू 4 करोगे तो 128। तो 4 रजिस्टर्स यूज करोगे जिनका साइज कितना होना चाहिए, 32 बिट्स होना चाहिए। ठीक है, याद रख लो इस चीज को। ठीक है, अब इन सारे रजिस्टर्स में रैंडमली वैल्यूज को क्या किया जाता है, फिल करते हैं रैंडमली। ये बस देखोगे, अगर तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9, फिर इन्होंने बी होना चाहिए, 13 नहीं था, ये बी होना चाहिए, गलत लिखा है, ABCDEF। ठीक है, फिर उल्टा स्टार्ट कर दो, ये समझ रहे, हेक्साडेसिमल है पूरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF, फिर उल्टा हाँ हाँ लिखोगे हाँ. तो FECD, ये सब चीज बकवास है। ठीक है, ये रैंडमली फिल किया जाता है, जरूरी नहीं है यही वैल्यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज वो है कि इसके अंदर कौन से मेथड से लिखा जाता है, लिटिल एंडियन मेथड से लिखा जाता है, ये चीज याद रखना। किसमें? लिटिल एंडियन में। लिटिल एंडियन क्या करता है कि जो LSB होती है उसको सबसे आगे रखता है। किसको? LSB LSB. को सबसे आगे, बस ये चीज याद रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं। कितने बफर्स होते हैं? 4 बफर्स होते हैं। साइज कितना होता है? 32 बिट्स का साइज होता है। सबको रैंडमली फिल किया जाता है। कैसे फिल किया जाता है? लिटिल एंडियन मेथड से फिल किया जाता है, ताकि जो LSB बाइट हो वो तुम्हारे सबसे स्टार्टिंग में चला जाए, बस। ओके. ठीक है, बस ये याद करना है, बता दिया है मैंने तुम्हें। हाँ, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। हमने बाकी सब चीजें कर दी, प्रोसेसिंग कैसे करोगे? इसमें क्या होगा, 16 स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स होते हैं? 16। किसमें 16 होते हैं, याद है तुम्हें किसमें 16 स्टेप्स होते हैं? DS, DS में होते हैं ना, कि नहीं? राउंड्स, यस, हाँ. हाँ तो भाई 16 हाँ, वही वैल्यूज वही से तुम्हें एक ही वही चीज वही, याद आनी हाँ. चाहिए, वही DES। वही वही राउंड के DS. साथ स्टेप्स लिखा हो, कुछ भी MCQ सोचना हाँ के होता है। हाँ, वही ठीक है, DS. और उसमें 10 12 14 होते हैं, ये भी रैंडमली सीधी वैल्यू होनी चाहिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिंपल सी वैल्यूज है यार, इनको याद रखो। ठीक है, कि इनमें ना नंबर कटे वहां पे, बाकी तो चलो ठीक है बाद में। ठीक है, तो इसमें कितने राउंड्स होते हैं? 16 राउंड्स होते हैं। 16 पे स्टेप्स किया जाते हैं, कुछ राउंड्स के लो, एक ही बात होती है। ठीक है, कुछ नहीं, PQRS है। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा मैसेज ऑफ, ये की होती है, ये की होती है। इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि की कितने साइज की थे, कहीं लिखा हो तो मेरे को बता देना कोई, अगर है तो ये याद कर लेंगे यार कितने। अच्छा सॉरी, मैं गलत बोल दिया, मैं बेवकूफ़ हूँ। सॉरी 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 सॉरी, कुछ गलत है। ये मैसेज है, ये पूरा तुम्हारा मैसेज है, सॉरी, मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज है, तो इसके अंदर क्या है, ये इनिशियली तुम्हारे वो 4 बफर्स हैं, 4 बफर्स हैं। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो फंक्शन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो। इधर एक फंक्शन परफॉर्म, क्या हुआ, आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, है. कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, है, आवाज है. अच्छा सॉरी, नहीं तेरे को नहीं, मैं मैसेज देख रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, सॉरी। हाँ, तो फिर
अब इधर देखें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है हमारे पास PQRS जो मैंने तुम्हें बताया था, रैंडमली हमने फिल किए थे 4 पेपर से 32 बिट्स के थे, हाँ वो आएंगे तो टोटल 128 लिखा है इन्होंने। 128 लिखने का ये लॉजिक है, कुछ नहीं और। ठीक है, यहाँ पे ओके मैसेज आएगा मेरा जो इधर पास होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा जो कि 16 स्टेप्स 16 बार परफॉर्म होगा। तो इसके अंदर ऐसे 4 फंक्शंस होते हैं, याद रखना 4 फंक्शंस होते हैं। तो चारों फंक्शंस, पहला फंक्शन 16 बार चलेगा, दूसरा फंक्शन 16 बार चलेगा, तीसरा फंक्शन 16 बार चलेगा, चौथा फंक्शन 16 बार चलेगा। फंक्शंस वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, है भी नहीं कहीं पे बुक में, अगर देखना हो तो कोई देख लेना, रैंडमली मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ 16 स्टेप्स होंगे हर फंक्शन के ऊपर। तो 4 फंक्शंस हैं तो 4 बार 16 स्टेप्स होंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओके यहाँ से मैसेज पास होता जाएगा, और जो आउटपुट आएगा ना, हमेशा आउटपुट हर स्टेप का जो आउटपुट आ रहा है 16 स्टेप्स के बाद, वो हमेशा 128 बिट्स का होगा, हमेशा 128 बिट्स, हमेशा 128 बिट्स का होगा। तो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, 128 बिट्स का होगा। इतना समझ आया? हाँ अब देखो यहाँ से हम इनिशियली जो हमने वैल्यूज रखी हैं वो भी हम एंडिंग में लेके आएंगे और उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि फिर से वापस वो क्या आ जाए 128 है। ये तो बस तरीका है उसको, ताकि और खराब कर दे, बस ये चीज है। ठीक है, बस ये याद रखना, इस फिगर को याद रखना, कुछ नहीं है। PQRS है 128 बिट्स का, उसमें मैसेज पास कर रहा हूँ, कुछ फंक्शन लगाऊंगा 16 बार, आउटपुट देगा 128 बिट्स का, फिर एक और फंक्शन लगाऊंगा 16 बार 128 बिट्स का, फिर इनिशियल वाला जो है उसको क्या करूंगा, वापस क्या करूंगा, उसके अंदर ऐड करूंगा, तो ऐड वापस कर ये आउटपुट आ जाएगा मेरा फाइनल। ठीक है, ये मेरा क्या होगा फाइनल, अभी बताया था, मैसेज डाइजेस्ट यस मैसेज 128। डाइजेस्ट हुआ हाँ, समझ आ गई चीज? हाँ ठीक है, अब क्या होता है ना, अब ये तो तुम्हें समझ नहीं आता कि इसको 512 में क्यों डिवाइड किया था, इसका लॉजिक मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। कि ये ना, ये एक M0 है ना, ये M0 इधर आएगा पहली बार, अगली बार क्या आएगा, M1 आएगा, अगली बार क्या आएगा, M2 आएगा, अगली बार क्या आएगा, M3 आएगा। इतना समझ आया? हाँ बट ये जैसे मान ले कि M0 M1 M1 M2 ये जो 4 स्टेप्स है उन सब में हम्म, एक ही बार आएगा क्या क्या कहाँ पे? अरे देख, डायग्राम नहीं में। तू समझ नहीं रहा, ये पूरा जो है ना, ये पूरा, ये इस साइड देखते हैं, ये पूरा M0 पे हो रहा है। हाँ वही मतलब फिर उसके M0 बाद, सब M0 एट अ टाइम चारों पे जाएगा, हाँ चारों फिर में M1 M0 फिर M2 है, एंड M2 ऑल। सबके ऊपर इंडिविजुअली होगा। हमने अभी ओके देखा था ना, अगर तू मेरे को फिगर दिखा, तेरे को मैं फिगर दिखाऊं, तो हर का इंडिविजुअल MD5 आ रहा है, इसका हाँ समझ आ रहा है तुम्हें इस फिगर का? हाँ लाइक अब बीच में जो एरो दिखाया उन्होंने हाँ वो बता, ऑपरेशन है। हाँ कहाँ पे? वो M0 से लेके MD5 डायरेक्टली जो दिखाया वहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उसके पहले वाले डायग्राम में। हेलो मनीष कुछ बोल रहा है तो आवाज हेलो गई। हेलो हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोल। मैं बोल रहा था कि इसका ये, हाँ ये वाला जो डायग्राम है ये फिगर वाले है ना? 3.8.5 में, तो इसमें जो M0 से लेके MD5 जो एरो दिखाया है वो एरो हाँ डिफाइंस द प्रोसेस जो बाद में एक्सप्लेन किया उन्होंने। हाँ, ये वाला पूरा। हाँ तो वही। ठीक है, ये चीज समझा हमें, ये एरो क्यों है। अब मैंने इसका बताया था कहाँ पे यूज हो रहा था, साइफर ब्लॉक चेन में यूज हो रहा था ना, अभी अगर तुम्हें याद यस हो तो मैं स्टार्ट किया था। तो चेनिंग होनी चाहिए ना पिछले वाले से अगले में, हाँ कर रहे हैं देखो, यहाँ पे हमने CVQ भेजा है ना यहाँ पे, तो ये जो CVQ है ना, ये पिछले वाले का आउटपुट है। यस यस। ठीक है, और याद हो अगर तुम्हें साइफर ब्लॉक चेनिंग में सबसे पहले के लिए भी कुछ चाहिए था तो क्या यूज किया था मैंने? इनिशियलाइजेशन वेक्टर या फिर वो इनिशियलाइजिंग ये वेक्टर। है, वो ये है इनिशियलाइजेशन वेक्टर। ये पूरा ओके मेथड समझा है, पूरा क्या है ये, चारों हाँ हाँ स्टेप्स को समझा रहा है। पहले मैसेज लिया, उसके अंदर पैडिंग ऐड की ताकि ये 512 से 64 कम हो जाए, फिर उसमें लेंथ ऐड की 64 बिट्स की, सबको 512 के ब्लॉक्स में डिवाइड किया, सब पे 4 फंक्शन अप्लाई किए, हर फंक्शन 16 स्टेप्स परफॉर्म करेगा और एक जनरेट करेगा MD5, और हर MD5 नेक्स्ट वाले के इनपुट की फॉर्मेट में जाएगा। जो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितने का आएगा, 128 बिट्स 128 का बिट। आएगा। समझ आ गया ये चीज? तो अब ये देख रहे हो, अगर मैं कहीं पे भी एक वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा तो मेरी MD5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। हाँ तो ये फायदा होता है इस चीज का। तो अगर किसी ने मैसेज को मॉडिफाई किया और MD5 को मॉडिफाई नहीं किया, तो वहां पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे वो तुम समझ सकते हो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा। तो याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बोली थी कि मैसेज डाइजेस्ट, अगर मैं हैश फंक्शन को मैसेज के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करूंगा तो उसको क्या कहता था, मैं मैसेज डाइजेस्ट कहता था। याद है ये चीज? हाँ हाँ तो ये चीज याद रखना। तो ये मैंने, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है,
कितने का साइज बनता है, कितने साइज का तुम लेंथ ऐड करते हो, कितने बफर्स होते हैं 32 बिट्स के, हर के अंदर कैसे फिल होती है लिटिल एंडियन। ये मैंने लिटिल एंडियन पे क्यों फोकस किया अभी तुम्हें अगली वाले में समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगला हम यूज करेंगे, कुछ समझ आ गया ना, करते हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम। कुछ भी नहीं है, तुम्हें MD5 समझ आ गया, बस सिक्योर हैश 5 अभी समझ आ जाएगा, 5 मिनट लगेंगे। याद रखना निस्ट नहीं दिया था, निस्ट तुम्हें अगर याद हो तो कहाँ पे यूज किया था निस्ट, निस्ट अगर याद है तो ये डीएस में यूज हुआ था ना, AES में आया था वैसे तो, मेरे सॉरी को एएस कल में। था 2 में। क्या हो गया मालस्कर? भाई तूने पूछा निस्ट का, वही बताया भाई। अच्छा तो जोर से बोल, समझ नहीं आता मेरे को कुछ बात। अच्छा, यहाँ कोई दिखा नहीं था, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी। हाँ, तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये भी नेस्ट ने ही प्रोवाइड किया था, तो ऐसे याद भी रहता है चीजें, अगर तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हें याद भी रहेंगी चीजें। वैसे मेरे को जितना याद है वो 1992 में ही दिया था, अगर मेरे को पक्का नहीं बोल सकता लेकिन मैं बोल सकता हूँ, तो 1993 याद रख लेना, ठीक है। तो ये भी ना पूरे MD5 एल्गोरिथम की तरह सिमिलर होता है, बस जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो कितने में प्रोड्यूस करता है, 160 बिट। 160। बस ये डिफरेंस है, 128 और 160 में डिफरेंस है अभी तक इतना डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस की बात करूं, पेन पैडिंग बिट्स, तो पेन पैडिंग बिट्स में पूरा सेम है, देखो 448 मॉड है, 512, ये मैंने तुम्हें बता दिया। पैडिंग हाँ 1 बिट फॉलोड बाय 0 बिट्स, वो भी सेम है। 64 बिट्स का मैं लेंथ ऐड करूंगा, वो भी सेम है। बस इसमें कितने बफर्स बनाए जाएंगे, 5 बफर्स। क्यों? हर बफर का साइज कितना है, 32। मेरे को आउटपुट कितना चाहिए था, 160, तो 32 इंटू 5 होगा ना 160। हाँ। ये लॉजिक समझ आया कैसे मैं याद रखूंगा उस चीज को। 32 बिट्स का ही रजिस्टर होगा मेरे पास, उससे बड़ा नहीं है, इतना याद कर लो। पिछले वाले में कितना था, 128, तो 32 इंटू 4 होगा 128। यहाँ पे 32 इंटू 5, इसलिए इसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब देखो उसमें कैसे स्टोर कर रहा था मैं, लिटिल एंडियन से, इधर कैसे स्टोर करता हूँ मैं, बिग एंडियन से। ये भी चीज बट याद है। ये बिग एंडियन से कैसे? सेम जैसा है ना, जैसा आउटपुट है वैसा आएगा। MSB को MSB में ही रखूंगा, ये चीज होती है इसके अंदर। उसमें लिटिल एंडियन में जस्ट उल्टा लिखता हूँ मैं, ये चीज होती है।